और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, विजय कुमार नए कार्यवाहक डीजीपी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां 1988 बैच के आईपीएस हैं विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वो 1988 बैच के आईपीएस हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी का पदभार दिया गया है। 1988 बैच के आईपीएस हैं विजय कुमार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर विजय कुमार नए कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी जया सिंह हमारे साथ जुड़ गई है। जया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजी के रूप में पदभार दिया गया है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, पहले तो ये हमें देखना है कि विजय कुमार जो आनंद इसमें जो डीजीपी के नए कार्यवाहक बनाए गए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आर के विश्वकर्मा जो कि 31 मार्च 2023 को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर शपथ लिया था, उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाते, लेकिन अब उनका आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद लगातार इस बात की कयास लगाई जा रही थी कि कोई ना कोई अब परमानेंट डीजीपी मिलेगा, लेकिन इस कयास पे कहीं ना कहीं शासन की ओर से फानी फेर दिया गया और फिर एक बार तीसरी बार देखा जाए तो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर विजय कुमार को यह कार्यभार सौंप दिया गया। विजय कुमार को बात देखा जाए तो उनकी स्पष्ट छवि रही है, लगातार देखा जाता है निष्पक्षता के साथ वो निर्णय भी लेते हैं और इस समय जो मौजूदा समय में है अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर वो यूपी डीजीपी का कार्यभार संभालेगी, क्योंकि इससे पहले वो सीबीसीआईडी के भी डीजी हैं और साथ ही साथ विजिलेंस के भी डीजी हैं। तो ऐसे में तेज तरार आईपीएस में 1988 बैच के आईपीएस और तेज तरार आईपीएस में इनकी गिनती भी होती है। लेकिन सबसे बड़ा जागृति सवाल ये है कि लगातार क्या शासन के स्तर पर देखा गया, जिस तरीके से मुकुल गोयल को हटाया गया, मुकुल गोयल पर यह आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया कि उनके में प्रशासनिक अक्षमता है, ये आरोप लगा के उनको पद से हटाया गया। और ये जवाब तब दिया गया जब यूपीएससी की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि आखिर यूपी के डीजीपी जो परमानेंट के तौर पर वहां पे शपथ लेते उनको क्यों हटाएगा। तो सरकार की तरफ से यही जवाब था और सरकार का ये भी कहना था कि यूपी में जो जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की चले उसके अनुरूप वो खड़े नहीं उतरे। ये लगा के आरोप मुकुल गोयल को हटाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक भी संबंध उनका रहा है। लेकिन दूसरे तौर पर जब देखा गया तो डीएस चौहान को लाया गया। डीएस चौहान को कद्दावर नेता, कद्दावर एक डीजीपी माने जाते हैं, आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं। लगातार डीएस चौहान का जब नाम चल रहा था तो ये माना जाता है कि डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी नहीं परमानेंट बन, लेकिन उनका कार्यकाल भी कुछ साल का ही था, एक साल के अंदर अंदर उनको भी हटाएगा। लेकिन इसके बाद आर के विश्वकर्मा को लाया जाता है जो कि पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी थे। इनका भी अगर पीछे के कामकाज को देखा जाए तो एक काफी अच्छे अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से महज 3 महीने के अंदर यानी कि 31 मार्च 2023 को ये शपथ लेते हैं कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे और उसके बाद देखा जाता है कि इसके बाद उनको हटा के अब बनाया जाता है विजय कुमार को, जो 1928 बैच के हैं, 88 बैच के हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जागृति यही है कि क्या शासन को उस तरीके का अनुभवी, उस तरीके से निष्ठावान, जिस तरीके से अपने अनुरूप चलाना चाहती है वो आईपीएस अधिकारी नहीं मिल रहा है? क्या आईपीएस अधिकारियों की कमी हो गई है? क्योंकि लगातार बिल्कुल जया, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ पूर्व डीजीपी आनंद लाल जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जिस तरह से अब विजय कुमार जी को नए कार्यवाहक डीजीपी का पदभार दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ सवाल ये भी कि परमानेंट डीजीपी जो है उसकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? आनंद लाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से विजय कुमार जी को नए कार्यवाहक डीजीपी का पदभार दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहने की बात है, ये डीजी का अपॉइंटमेंट हुआ है, लंबी सर्विस के बाद हुआ है, अच्छी बात है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि 3 महीने में जो है इतना बड़ा फेरबदल किया गया है और ऐसे में अभी भी जो है परमानेंट डीजीपी नियुक्त नहीं किए गए हैं, कहां पर ऐसी कमी रह रही है कि जो कार्यवाहक डीजीपी ही नियुक्ति की जा रही है? 3 महीने की क्या बात है, ये तो विश्वकर्मा जो है वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद ही ना विजय कुमार बने हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पर 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को नए कार्यवाहक डीजीपी का पदभार दिया गया है।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि सपा ने हर जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाने का प्लान बनाया है। सभी प्रशिक्षण शिविर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में बूथ मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट और बूथ कमेटियों पर चर्चा होगी। तो वहीं सपा लोकसभा क्षेत्रों की आंतरिक बैठक की शुरुआत 15 जून से करेगी। बैठकों में लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर पार्टी चर्चा करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, जिस तरह से अब सपा जो है वो आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, हर जिले में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? जागृति, जैसे भाजपा अपना जो बूथ वाइज और जिले वाइज तैयारियां कर रही है, अब इसी तर्ज पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी तैयारी करने के लिए फील्ड में उतरने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, सपा भी चाहती है कि हम हर जो है जिले में प्रशिक्षण शिविर लगाएं, लोगों को बताएं कि किस तरह जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां करनी है, कैसे घर घर जाके लोगों से मिलना है। और इसकी शुरुआत जो है जल्द ही 5-6 जून को जो लखीमपुर से की जाएगी। तो 5-6 जून को पहला जो है सम्मेलन जिला स्तरीय लखीमपुर में होगा और 9-10 को फिर नैमिसारण में जो सभी आयोजन किए जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता खुद अखिलेश यादव करेंगे। और अखिलेश यादव का क्या है कि उनका मानना है कि हर जिले में जो शिविर लगे, प्रशिक्षण शिविर, उसमें खुद मौजूद रहें और वहां पर उन लोगों को दिशा निर्देश दें कैसे काम करना है। और सपा नेता सारे उस क्षेत्र के उसमें जिले में बुलाए जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि आंतरिक बैठकें भी शुरू हो जाएंगी कि अब सपा भी आंतरिक बैठकें करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर के 15 से। तो 15 जून से जो बैठकें शुरू होंगी तो 80 सीटों के चुनाव के लिए सपा भी, जैसे भाजपा कह रहे हैं कि मैं 80 सीटें जीतेंगे, तो सपा भी कह रहे हैं कि मैं भी 80 सीटों पर पूरी ताकत लगाऊंगा और पूरा इनको जो मैं टक्कर दूंगा और कोशिश करेंगे मैं भी 40 सीटें कम से कम जीतूं। तो इसके लिए सपा जो है आंतरिक बैठकों की तैयारी करे, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर भी विचार संभव है। तो कुल मिला के यह है कि सपा भी तैयारी के पूरे मूड में है और अब फील्ड में उतरेंगे, क्योंकि जैसे मुलायम सिंह यादव फील्ड में उतरते थे, अखिलेश यादव उसी पैटर्न पर अब चाहते हैं कि मैं अपने पिता के पैटर्न पर ही लोगों के बीच में जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क करूं, जिससे पार्टी मजबूत हो और उनके प्रत्याशियों को जीतने का मौका मिले। जी जागृति। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा दशहरे पर नदी में डूबने से 15 की मौत हुई है। कई जिलों में स्नान के दौरान हादसा हुआ है। तो सिद्धार्थनगर में 4, बरेली में 3 की मौत हुई है। इसके अलावा फर्रुखाबाद में भी 3 और कन्नौज में भी 2 लोगों की मौत हुई है। सुल्तानपुर में 2 और मथुरा में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां गंगा दशहरे के दौरान 15 लोगों की नदी में डूबने से मौत हुई है। लखनऊ के गुलाचीन मंदिर के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मंगलवार देर रात करीब 2 बजे स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्कूटी स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई। स्कूटी सवार दंपति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घिसटते रहे, पर चालक ने स्कॉर्पियो नहीं रोकी। हादसे में 4 की मौत हो गई। आखिरी में स्कॉर्पियो एक खंभे से टकराकर रुक गई। घटना से सड़क किनारे सो रहे लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर इंस्पेक्टर विकासनगर शिवानंद मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंचे। आनन फानन में स्कूटी के नीचे फंसे दंपति और दोनों बच्चों को निकाला गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जून महीने से सचिव जिलों का दौरा करेंगे। इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी जा सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से उतारने को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो धामी कैबिनेट की आज बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि 11 बजे मंत्रिमंडल की ये बैठक बुलाई जाएगी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक आयोजित होगी, तो वहीं कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है।
इसके अलावा मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में जहां 1 महीने तक महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है, उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। और इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर भी लग सकती है। तो आज सुबह 11 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर तमाम मंत्रीगण मौजूद रहेंगे और कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी, कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आज रहने वाले हैं? जी जागृति, निश्चित तौर पर अब देर बाद करीब 11 बजे धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम सारे अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। उस यात्रा में क्या कुछ और तैयारी की जाए, बेहतर किस तरीके से किया जाए जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो, इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तमाम सारी चर्चाएं हो सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो उन्नत के कर्मचारी हैं वो लगातार अपना आंदोलन कर रहे हैं। वो आउटसोर्स के माध्यम से कई कर्मचारी कोविड टाइम पे उनको लगाया गया था और अब उनकी जो सेवा है उसे समाप्त कर दिया गया है और वो लगातार इस मामले को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले पर भी क्या हो सकता है कि उनकी जो सेवा है उसका विस्तार किया जाए। इसके साथ ही तमाम सारे ऐसे फैसले हैं। स्क्रैप की बात की जाए तो स्क्रैप के फैसले पर मुहर लग सकती है और तमाम ऐसे मुद्दे हो गए हैं जिसको लेकर हम इस कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो अब से कुछ देर बाद ही ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सभी मंत्रियों को यह साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि वो अपने विभाग का जो है वह खाका पूरी तरीके से तैयार करके लाएं। तमाम सारे जो सवाल हैं और उसके उत्तर हैं उसको तैयार करके लाएं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उन्हें निर्देशित किया है कि तमाम सारे जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश विकास के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर अपने खाकों को तैयार करके कैबिनेट की बैठक में आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो वही उत्तर प्रदेश में तेज धूल भरी आंधी और बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। प्रदेश कुछ दिनों तक आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। तो वहीं देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने 2 जून तक आंधी तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने का पूर्वानुमान जाहिर किया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां उत्तराखंड में मौसम ने अलर्ट जारी किया है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि कई इलाकों में देखने को मिली। तो वहीं आगे भी तेज बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में लोगों को घर में रहने की ही सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने भी कई इलाकोों में अलर्ट जारी किया है, तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। तो वहीं लोगों को इस दौरान घर में रहने की सलाह भी दी जा रही है। तो देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी अलर्ट जारी किया गया है, किन किन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल जागृति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौसम लगातार आंख मिचौनी खेल रहा है उत्तराखंड में। यहाँ पर उत्तराखंड में येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सभी लोगों को घर में ही रहने के लिए कहा गया है कि वो अपने विशेष जरूरी काम से ही वो घर से बाहर निकल सकते हैं। अगर जरूरत नहीं हो तो वो घर में ही रहे और सभी को यह कहा गया है कि वो अपने पक्के मकान में रहे, यहाँ तक कि वो पेड़ की छाया में ना रहें या इधर उधर जाने से वो बचें। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी काफी तेज चलने वाली है। और वहीं पर यदि बात की जाए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, तो देहरादून में कल से ही लगातार बारिश का दौर चल रहा है और कल शाम काफी तेज बारिश हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी। वहीं आज सुबह से ही मौसम आंख मिचौली खेल रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है। तो इस प्रकार देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी उसके अनुसार लगातार काम हो रहा है और लगातार उत्तराखंड में बारिश और ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। वहीं चार धाम यात्रा की यदि बात की जाए तो 4 धाम यात्रा को अभी पंजीकरण पर रोक लगा दिया गया है। हेमकुंड साहिब और केदारनाथ में भी भारी
वर्षा हो रही है और बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो इस प्रकार से लोगों को भी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने से रोका जा रहा है। रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रोक दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से सभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो घर से बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।